दोस्त, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले इम्पॉर्टेंट केस, वो भी लीगल हिस्ट्री का। इस केस का नाम है पटनावाद, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इस केस की भूमिका। ओके, तो इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले आती है हमारी प्रस्तावना। इस मामले का विधिक के इतिहास में महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप कंपनी द्वारा संचालित मुफस्सिल अदालतों के दोष सामने आए थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाई नई नीति की भी कटु आलोचना हुई तथा वह भारतीय जनता का विश्वास खो बैठा। मतलब कि इस केस को हम पढ़ते क्यों हैं, इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व यह है कि जो कंपनी ने जो मुफस्सिल अदालतें जो लागू की थी, उसके क्या सामने आए, दोष सामने आए, ठीक है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो नीतियाँ अपनाई जाती थी उसकी भी आलोचना की गई है। इसलिए हम जो है पटना वाला वाद जो है वो पढ़ते हैं। ओके, अब आता है हमारा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है वाद के तथ्य, मतलब कि वाद के क्या तथ्य थे। सबसे पहला, शाहबाज बेग खान काबुल का रहने वाला एक पठान था जो कि भारत में कंपनी की सेवा में कार्यरत था। मतलब कि शाहजहां बेग कौन था, काबुल का रहने वाला, क्या था, एक पठान था। और वो क्या काम करता था, कंपनी में काम करता था। ओके, दूसरा, कालांतर में वह अपनी पत्नी नादिमा बेगम के साथ पटना में स्थायी रूप से रहने लगा, ठीक है। मतलब वो था तो काबुल का, लेकिन वो कहाँ पर रहने लगा, पटना में, ठीक है, अपनी पत्नी के संग रहने लगा। कोई संतान न होने के कारण उसने अपने एक भतीजे बहादुर बेग को काबुल में अपने पास रहने के लिए बुला लिया, ठीक है। मतलब कि वो अपनी पत्नी के संग रहता था और जो है उसकी कोई संतान नहीं थी, तो उसने क्या किया, अपना जो भतीजा था बहादुर बेग, उसको काबुल से अपने पास रहने के लिए बुला लिया। बहादुर बेग को गोद लेकर अपनी रजा जायदाद का उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा भी व्यक्त की। और वो ये चाहता था कि वो बहादुर बेग को क्या करे, अपनी जायदाद का उत्तराधिकारी बना ले। ये उसने सोचा था, अभी किया नहीं था, ठीक है। लेकिन ये जब वो करता, उससे पहले ही क्या होता है, दुर्भाग्यवश इस विचार को क्रियान्वित मतलब कि वो लागू करता या फिर उस पर कुछ एक्ट करता, उससे पहले ही, करने से पूर्व सन 1776 में उसका देहांत हो गया। मतलब कि उसने सोचा कि वो उसके भतीजे को जो है गोद ले ले, लेकिन वो ऐसा कुछ करता, उसके पहले ही क्या हो गया, उसका देहांत हो गया, ठीक है, मतलब उसकी मृत्यु हो गई। तथा उसकी संपूर्ण जायदाद उसकी पत्नी नादिमा बेगम के पास ही रह गई। और जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी थी वो किसके पास रह गई, नादिमा बेगम के पास रह गई। ओके, आगे। बहादुर बेग ने पटना की प्रांतीय परिषद में वाद प्रस्तुत करते हुए मृतक के दत्तक पुत्र की हैसियत से स्वयं को जायदाद का वारिस बताया। उसने इस न्यायालय में यह प्रार्थना की कि वह मृतक की जायदाद का बेगम दुर्वी किए जाने से बचाए जाए, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या किया, बहादुर बेग क्या करता है, पटना की जो प्रांतीय परिषद रहती है वहाँ पर क्या कहती है कि जो मृतक है मैं उसका दत्तक पुत्र हूँ और इसलिए उसकी जो भी जायदाद है उसका कौन है, वारिस में हूँ। और उसकी जो पत्नी है, मृतक की पत्नी बेगम, वो क्या कर रही है, उस जायदाद का जो है दुरुपयोग कर रही है, ठीक है, तो उससे बचाया जाए। इस प्रकार की प्रार्थना कौन करता है, वाद कौन प्रस्तुत करता है, बहादुर बेग। कहाँ पर करता है, प्रांतीय परिषद में। ओके, आगे। प्रांतीय न्यायालय ने काजी तथा मुफ्ती को मृतक की संपत्ति की विवरण सूची तैयार करके तथा उसे अंतिम निर्णय तक अपने कब्जे में रखने का आदेश दिया। प्रांतीय न्यायालय क्या करता है, काजी और मौलवी को कहता है कि वो संपत्ति का क्या करे, विवरण सूची बनाए और अंतिम निर्णय मतलब जब तक कि डिसीजन ना हो जाए, जब तक किसके पास रखे, अपने पास रखे, ठीक है। आगे, प्रांतीय न्यायालय के आदेश अनुसार काजी तथा मौलवी ने मृतक के यहाँ जाकर उसकी समस्त संपत्ति अपने कब्जे में ले ली तथा उसकी विवरण सूची बनाकर उसे सील कर दिया। अब जब आदेश दिया न्यायालय ने, प्रांतीय न्यायालय ने, तो काजी और मुफ्ती क्या किए, इन्होंने वहाँ पर गए और जितनी भी संपत्ति थी वो अपने कब्जे में ले ली, ठीक है। यह कार्य करते समय उन्होंने नादिमा बेगम कौन है, उसकी पत्नी थी, ठीक है, उसके संग अभद्र व्यवहार किया, मतलब कि अच्छा व्यवहार नहीं किया। और वो क्या हो गई, इससे नाराज होकर एक दरगाह में चली गई और उसने वहाँ पर शरण ली, ठीक है।
इस मामले ने विधि पद अधिकारियों की कार्रवाई अत्यंत त्रुटिपूर्ण रही। त्रुटिपूर्ण मतलब कि कमी रहना वगैरह, ठीक है, मतलब ठीक से कुछ भी नहीं करी कार्रवाई उन्होंने थोड़े बहुत साक्ष्य एकत्रित कर कर अपनी राय प्रांतीय परिषद को प्रेषित कर दी। मतलब कि उन्होंने ज़्यादा देखभाल नहीं करी ठीक से, थोड़ी सी कार्रवाई की, थोड़े से साक्ष्य एकत्रित किए और वो प्रांतीय परिषद में दे दिए। बहादुर बेग ने मृतक के दत्तक पुत्र की हैसियत से स्वयं को उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी बतलाया था, जबकि नादिमा बेगम ने मृतक की इच्छा पत्र तथा दान पत्र के आधार पर स्वयं को उसकी संपत्ति का दावेदार साबित करने का प्रयत्न किया था। मतलब कि जो बहादुर बेग था उसने केवल मुंह से ही कहा कि मैं उसका दत्तक पुत्र हूँ, लेकिन यहाँ पर नादिमा बेगम ने क्या किया, इच्छा पत्र और दान पत्र दोनों ही पेश करके प्रयत्न किया समझाने का, साबित करने का कि वही संपत्ति की दावेदार है। लेकिन मुस्लिम विधि में पद अधिकारियों के विचार से नादिमा बेगम द्वारा प्रेषित इच्छा पत्र तथा दान पत्र को जाली होने का कारण निरस्त करते थे। अतः मतलब उन्होंने निरस्त कर दिया, बोला कि जाली है मतलब कि झूठे हैं। ओके, अतः उन्होंने समस्त संपत्ति के 4 भागों में बांट दिया, जिसमें से 3 भाग को बहादुर बेग तथा शेष चौथे भाग पर नादिमा बेगम को अधिकार दिया गया था। ठीक है, मतलब कि इन्होंने क्या किया, नादिमा बेगम ने जो भी डॉक्यूमेंट पेश किए उसे जाली बता दिया और संपत्ति का कितने भाग किए, 4 में से क्या कहा कि 3 भाग जो है वो बहादुर बेग लेगा और चौथा जो है नादिमा बेगम के पास जाएगा। ओके, आगे मुस्लिम विधि पद अधिकारियों की यह राय मान्य करते हुए प्रांतीय परिषद ने मृतक की संपत्ति को 4 भागों में बांट दिया। अब मुस्लिम जो पद अधिकारी थी इनकी राय थी कि संपत्ति के 4 भाग कर दिए जाए और इसे बांट दिया जाए। तो प्रांतीय परिषद ने भी क्या किया, मृतक की जो संपत्ति थी उसके 4 भाग बांटकर उसे उपयुक्त हिस्से के अनुसार बांट देने का निर्णय किया। प्रांतीय परिषद के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर नादिमा बेगम ने कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में अपील की। जब प्रांतीय परिषद ने ये निर्णय दिया तो क्या हो गई, नादिमा बेगम इससे असंतुष्ट हो गई और उन्होंने अपील कहा कि सुप्रीम कोर्ट में। उस समय कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत अपीली न्यायालय के रूप में कार्यरत थी। मतलब कि कार्यरत कौन थी, सदर दीवानी अदालत, जिसमें गवर्नर जनरल और मुख्य काजी तथा मुख्य मौलवी न्यायाधीश का कार्य करते थे। मतलब वहाँ पर कौन कार्य करते थे, सदर दीवानी अदालत में तो काजी और मुफ्ती ये जो है कार्य करते थे। ठीक है, परंतु इस अदालत ने नादिमा बेगम के मामले में कोई रुचि नहीं दिखाई। मतलब कि इन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई नादिमा बेगम के मामले में, इसलिए नादिमा बेगम को यहाँ विवश होकर सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। मतलब कि उसने कलकत्ता में अपील की सदर दीवानी अदालत में उस समय, तो वहाँ पर कोई रुचि नहीं दिखाई, तो विवश होकर कहाँ चली गई, सुप्रीम कोर्ट की जो है शरण ले ली। ठीक है, बेगम ने बहादुर बेग तथा पटना की परिषद के काजी और मुफ्ती के विरुद्ध आरोप लगाया कि उन्होंने उसे निवास गृह में अनाधिकृत प्रवेश करके उस पर हमला किया तथा बल प्रयोग द्वारा वे उसकी 6 लाख रुपए की संपत्ति हड़प कर ले गए। ठीक है, अब नादिमा बेगम क्या आरोप लगाती है सुप्रीम कोर्ट में, किसके लिए लगाती है, एक तो बहादुर बेग के द्वारा और जो प्रांतीय परिषद के जो काजी और मुफ्ती है उनके द्वारा जो है आरोप लगाती कि उन्होंने एक तो उसे घर से निकाला, घर में प्रवेश किया बिना अनुमति के, बल प्रयोग भी किया और उसकी 6 लाख रुपए की संपत्ति जो है वो हड़प ली। ठीक है, उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि उसे इन व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति दिलाई जानी चाहिए। और क्या अपील की उसने सुप्रीम कोर्ट से कि मुझे जो है क्षतिपूर्ति दिलाई जानी चाहिए इन तीनों से। सुप्रीम कोर्ट ने नादिमा बेगम की अपील को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, नादिमा बेगम की जो भी अपील है उसे क्या किया, स्वीकार कर लिया। ठीक है, करते हुए प्रतिवादियों के विरुद्ध वारंट जारी किया। फलतः बहादुर बेग काजी तथा मुफ्ती को बंदी बनाकर पटना से कलकत्ता लाया गया। ठीक है, अब जब उनके लिए वारंट जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने, अब उसकी अपील स्वीकार कर ली नादिमा बेगम की, तो क्या किया, बहादुर बेग काजी और मुफ्ती को क्या किया, बंदी बनाकर पटना से कहाँ लाया गया, कलकत्ता लाया गया। ओके, तथा जमानत देने में असमर्थ होने के कारण उन्हें कारावास में रखा गया। और उन्हें कहाँ पर रखा गया, कारावास में मतलब जेल में रखा गया। इस मामले में सर्वप्रथम प्रश्न यहाँ था कि बहादुर बेग पर सुप्रीम कोर्ट को अधिकारिता थी अथवा नहीं। मतलब कि यहाँ पर अब क्या रहा है कि बहादुर बेग जो है वो तो काबुल का था, तो उस पर अधिकारिता आएगी या नहीं आएगी सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के मत अनुसार बहादुर बेग गांव का एक कृषक होने के कारण अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का कर्मचारी था, अतः वह इस न्यायालय के अधिकारी में था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि बहादुर बेग जो कृषक है और वह कंपनी का कर्मचारी, इस पर क्या होगा, इसलिए न्यायालय की अधिकारिता जो है वो उस पर लागू होगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी कार्यवाही को
रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर उचित बतलाया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया, अपने इस मामले को कार्यवाही को रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर क्या बताया, उचित बताया। ओके, अब आता है हमारा निर्णय। निर्णय क्या है, ठीक है, तो निर्णय क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के विचार में इस मामले में काजी और मुफ्ती द्वारा प्रेषित की गई राय झूठी थी क्योंकि उसके कुछ अंश गलत तथा तथ्यहीन थे। इस मामले में यह स्पष्ट हो गया था कि प्रणति परिषद केवल नाममात्र के लिए न्यायिक संस्था थी। मतलब कि क्या किया सुप्रीम कोर्ट के विचार के मामले में, क्या किया, काजी और मुफ्ती की जो राय है वो झूठी साबित हो गई, ठीक है। और इस मामले में यह स्पष्ट हो गया कि जो प्रणति परिषद है वो केवल नाम मात्र की न्यायिक संस्था है, ठीक है, जिसका कार्यभार विधि पद अधिकारियों की वहन करते थे। सारांश यह था कि इस प्रणति परिषद की कार्य पद्धति में सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में दी गई व्यवस्था के विपरीत थी। इस मामले में यह स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी की न्याय व्यवस्था दोषपूर्ण थी तो उसमें सुधार की आवश्यकता थी। मतलब कि यहाँ पर क्या आया कि जो न्यायिक प्रणति परिषद है, ठीक है, वो एक नाम मात्र की संस्था है और वो अपना काम जो है वो ठीक से नहीं कर पाती और वो पूरी तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट की व्यवस्था के क्या थी, विपरीत थी। विपरीत मतलब उससे अपोजिट, है ना। और उसके बाद ये भी बताया गया है कि कंपनी जो है उसकी न्याय व्यवस्था जो है वो कैसी थी, दोषपूर्ण थी और उसमें क्या आवश्यकता थी, सुधार की आवश्यकता थी। ओके, आगे। नादिमा बेगम द्वारा प्रस्तुत उसके पति की इच्छा पत्र तथा दान पत्र को वैध करार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी के विरुद्ध 3 लाख रुपए की डिग्री जारी कर दी जो वादी को क्षति के रूप में दी जानी थी, ठीक है। अब इसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो नादिमा बेगम का इच्छा पत्र और दान पत्र था उसको वैध ठहराया, ठीक है। जैसे कि पहले तो जाली ठहरा दिया गया था, मतलब कि झूठा, लेकिन यहाँ पर क्या कहा, वैध करा उसे। और ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि इन तीनों को जो है 3 लाख रुपए देना पड़ेंगे। ओके, इस न्यायालय ने काजी, मुफ्ती तथा बहादुर बेग को भ्रष्टाचार तथा पक्षपात के लिए दोषी घोषित कर दंडित किया। किस किस को दंडित किया न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने, तो काजी, मुफ्ती और बहादुर बेग को जो है, ठीक है, दोषी कराते हुए दंडित किया। और यहाँ पर जब इन तीनों को करते हैं तो इसमें से काजी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो चुकी थी उस टाइम, ठीक है, तथा जमानत देने में असमर्थ रहने के कारण उन्हें कारागृह में भेज दिया गया। अब उन्हें जमानत तो मिली नहीं तो उसे कहाँ पर भेज दिया, कारागार में भेज दिया। अतः वे 1781 तक रहे जब ब्रिटिश संसद के हस्तक्षेप ने उन्हें बंधन मुक्त किया गया था। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स ये था हमारा पटना केस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।